Cigarette smoking and alcohol consumption are dangerous to your health. सिगरेट, तंबाकू एवं शराब का सेवन सेहत के लिए बेहद हानिकारक। राजनीति का सिर्फ एक रंग होता है, श्वेत। अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग रंग समझा जाता हो, मगर जनता के लिए इसका रंग सबसे पवित्र श्वेत ही होता है। सच्चाई का रंग, अमन का रंग, ईमान का रंग। मगर श्वेत रंग में कितने रंग घुले हुए हैं, ये सिर्फ कुछ लोग ही बता सकते हैं। वो कुछ एक चुनिंदा लोग जो सही वक्त पे सही जगह मौजूद होते हैं। ग्वालियर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, न्यूरमपुर वाइल्ड लाइफ रिजर्व। वैसे कुछ भी खास नहीं है यहाँ पर, सिवाय उन पेड़ों के जो इस जगह की शोभा बनाए रखे हैं। जानवर तो आखिरी बार सन 1970 में देखे गए थे। 2 साल पहले यहाँ IFS राजेश कुमार कॉर्बेट से बदली होकर आए थे। रिजर्व के लिए शायद एक अच्छी बात थी, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया था जिसे अपनी छुट्टियों से ज्यादा काम की फिक्र थी। पेड़ गैर कानूनी तरीकों से काटे जा रहे थे और इसकी रोकथाम बेहद जरूरी थी। ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, ना बड़े चोरों को ना छोटे चोरों को। खैर, एक दिन सुबह चहलकदमी पे निकले राजेश कुमार की किसी ने 3 गोलियां मारकर निर्मम हत्या कर दी। बात बढ़ी और मामला इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की सुपुर्द किया गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स पर्यावरण नवीन अवस्थी स्वयं इस केस को सुपरवाइज कर रहे हैं। आज रात की बैठक इसी मुद्दे के लिए जमाई जा रही है। अमित जी, मैं क्यों सेल्फ ड्रिंक? सर, मैं थर्सडेज को ड्रिंक नहीं लेता। आप ये सब चीजें मानते हैं? खैर, कोई बात नहीं। इट्स गोना बी अ लॉन्ग नाइट, सोच लीजिए। शाम की न्यूज तो देखे होंगे आप? जी सर। मेरी समझ से न्यूरमपुर का ये इशू जरूरत से कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। एक IFS ऑफिसर की हत्या हुई है सर, वो भी दिन दहाड़े। 2 महीने पहले हुई है, कोई कल की बात नहीं है। और आज अचानक के लोगों में इतना जोश कहां से आ गया? और ये मीडिया वाले, हाउ द हेल इज दिस अ ब्रेकिंग न्यूज? सर, मीडिया वालों की छोड़िए जी, ये तो यूं ही खामखा।
इनकी इस एक ब्रेकिंग न्यूज की वजह से कितना बड़ा इशू हो गया है। आउट ऑफ द ब्लू मॉर्निंग से दिखाए जा रहे हैं। दोपहर में क्या नाम था उसका, वो राजेश कुमार, उसका भतीजा चिल्लाने लगा कि हाईकोर्ट के सामने खुद को आग लगा लूंगा। तो 2 महीने से क्या अफीम फाप के रखी थी। और ये न्यूज वाले, इनका एक नया आइटम मिल गया। न्यूज़पेपर देखो, बंदे ने स्टेटमेंट दी है कि अगर कल दोपहर 12 बजे तक इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने चार्जशीट फाइल नहीं की तो उसकी चीता चलेगी। फिल्मी डायलॉग है सर। तो फिल्म में जाके बोलो ना। सर आपने इनिशियल रिपोर्ट्स देखी हैं? अब लेके आ रहे। और सर जो डिटेल्स न्यूज वालों ने लीक की है? उज्जवल ठाकुर। जी सर, उज्जवल ठाकुर। बट आई डाउट हिज इन्वॉल्वमेंट। मीडिया रिपोर्ट्स के साथ जो प्राइम सस्पेक्ट है, वही तो मेन प्रॉब्लम है। इसीलिए आप तुम सिगरेट नहीं पीते? छोड़ रखी है। अच्छी बात। सर ये अभय, ये वो बिहार का ड्रोन अभय दीक्षित ही है ना? हाँ वही है। क्यों? नहीं, बस वो सौरभ डबल मर्डर केस की वजह से उनकी काफी रेपुटेशन है। अब तो मूवी भी बन रही है उस केस पे। यंग बंदा है, मुझे लगता है अभी तक तो उसने सारी तैयारी कर ली है। मेरे हिसाब से तो उनकी चार्जशीट रेडी होगी। वेरी कैपेबल मैन, लिटिल ऑब्स्टिनेट हाउएवर। राजनीति में वंशवाद कोई अपवाद नहीं, प्रथा है। ये आज की बात नहीं, हजारों सालों से चल रही नीति है। साइंस ने भी ये माना है कि लीडरशिप की क्वालिटी व्यक्ति के खून में होती है, फिर हम कौन होते हैं इसे नकारने वाले। 2008 के आम चुनावों में नेशनल पार्टी ने किसी तरह अपनी सरकार बनाई। वो करीब 20 साल बाद पावर में लौटे। इसके मुख्य सूत्रधार थे अनुग्रह प्रताप सिंह, एम बंगरप्पा और राजेंद्र अवस्थी। सरकार बनने पर अनुग्रह प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, एम बंगरप्पा होम मिनिस्टर और राजेंद्र अवस्थी फाइनेंस मिनिस्टर। एम बंगरप्पा बुजुर्ग थे, एक दिन बाईपास सर्जरी के लिए गए और फिर वापस नहीं आ पाए, भाग्य था उनका। उनकी जगह राजेंद्र अवस्थी लेने वाले थे, मगर एक दुर्घटना में उनका देहावसान हो गया। एक कार एक्सीडेंट था। लोगों को आज तक हादसे पर संशय है और केस अभी तक ओपन। उनकी श्रद्धांजलि पर चढ़े कितने फूल खून से रंगे हैं, ये कहना मुश्किल है। राजेंद्र अवस्थी की कॉन्स्टिट्यूएंसी अनाथ हो गई थी। तब उनके बेटे नवीन अवस्थी ने अपना एनजीओ छोड़ो बाई पोल्स में हिस्सा लिया। संवेदना की लहर में रिकॉर्ड जीत दारिस की। नवीन ने एनजीओ का एक्सपीरियंस अपने काम में लगाया, वाह वही लूटी। परिणाम में पिछले कैबिनेट एक्सपेंशन में उसे एमएस एनवायरमेंट का दर्जा दिया गया। कुछ ले गया? जी नहीं, बस ये फाइल्स डिस्कस कर लें, कल सुबह ही चार्जशीट फाइल कर देंगे। जल्दी तो मुझे भी है, मगर फिर मुझे पता है आप ड्रिंक्स नहीं करते। चाय कॉफी कुछ? थैंक्स सर, मगर अभय जी, आई होप आपको आइडिया है कि ये केस कितना इम्पोर्टेंट है। एक आईएफएस ऑफिसर का मर्डर केस है सर, इम्पोर्टेंट तो है ही। आप न्यूज देखते हैं? जी। एमपी उज्जवल ठाकुर का नाम आया है। जी।
इससे पहले कि आप मुझे कुछ बताएं, मैं कुछ चीजें टेबल पे रखना चाहूंगा। उज्जवल ठाकुर सवर्ण हितरक्षक मंच के लीडर हैं। उनको जोड़ के 17 MP है और ये नंबर हमारे लिए बहुत अहम है। इसके बिना सरकार माइनॉरिटी में आ जाएगी और ये बात किसी को अच्छी नहीं लगी। मगर इससे फर्क क्या पड़ता है? क्या मतलब? सरकार के गिरने या ना गिरने से सच तो नहीं बदलेगा सर। बिल्कुल सच तो नहीं बदलेगा। क्या है सच? बबलू नाम के एक आदमी ने मर्डर किया है। वो उज्जवल ठाकुर का गुंडा है और वहां किसी लोकेलिटी का सभासद भी है। कंटिन्यू। एक्चुअली न्यूरमपुर रिजर्व में चोरी छिपे पेड़ों की कटाई होती है। राजेश कुमार इसकी जांच कर रहे थे। उनके आने के बाद इस तस्करी में थोड़ी कमी आई थी। ये तस्करी मोटे तौर पर उज्जवल ठाकुर के लोग करते थे। राजेश कुमार का काम उन्हें पसंद नहीं आया। बबलू ने उज्जवल ठाकुर के कहने पे उनका मर्डर कर दिया। 302 का केस है। उज्जवल ठाकुर का जेल जाना सरकार के लिए अच्छा नहीं। सर जी, बबलू ने स्टेटमेंट दे दिया है। स्टेटमेंट चेंज भी हो सकता है। ये गलत होगा। चलिए इन रिपोर्ट्स को एक और बार देखते हैं। जी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दिन 2 लोग मोटरसाइकिल पे थे, पॉइंट ब्लैंक पे फायर किए और मोटरसाइकिल पे ही चल दिए। कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। जी, एक चौकीदार ने बाइक को जाते देखा और शिनाख्त की। घटनास्थल से 500 मीटर दूर है वो चेक पोस्ट। ये चौकीदार का अंदाजा था। कह सकते हैं। तो आपने अपना पूरा केस एक चौकीदार की स्टेटमेंट पे खड़ा करा है, जिसने मर्डर होते देखा भी नहीं, और आवाज सुनने के 5 मिनट बाद उसके चेक पोस्ट से एक मोटरसाइकिल तेजी से गुजरती है, जिसे वो देखकर पहचान भी लेता है। बबलू ने कन्फेशन किया है। किस दबाव में या किसके दबाव में? अगर बबलू कोर्ट में अपनी बात से पलट गया तो 2 पैसे का केस नहीं है आपके पास। अभय जी, मैं आपके ऊपर डाउट नहीं कर रहा, मगर इतने बड़े आदमी को इतने मामूली एविडेंस, ऊपर से मर्डर के और भी कई रीजंस हो सकते हैं। कोई पुरानी रंजिश, कॉर्बेट में कोई कम काम नहीं किया था राजेश कुमार जी ने। देखो, सच अभी भी थोड़ा धुंधला सा है। 100% श्योरिटी तो है नहीं। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उज्जवल ठाकुर और उनकी पार्टी इंडिस्पेंसिबल है। देखिए, इस बात को आप समझो, हम इलेक्शन सपोर्ट नहीं कर सकते। पॉलिटिकल सुसाइड होगा। Can I smoke? Sure, please. सूबेदार जवाहर दीक्षित का एक ही सपना था, उनका बेटा आर्मी में बड़े पोस्ट पे जाए। मगर अभय के चेस्ट में एक जेनेटिक इशू था, मदर की साइड से। एक अच्छे बेटे की तरह वो हर एग्जाम देता और मेडिकल में रिजेक्ट हो जाता। NDS, CDS, टेक्निकल एंट्री, हर जगह ट्राई किया बिना सक्सेस। मगर अभय ने हार मानना नहीं सीखा था। उसने सिविल सर्विसेज का इम्तिहान दिया और पहले अटेम्प्ट में अच्छी रैंक पाई। अपने पिता को माकूल जवाब देने की जिद में उसने IPS ज्वाइन किया। शरीर ने एक आध बार धोखा दिया, मगर अभय डटा रहा। एनालिटिकल एबिलिटीज की वजह से इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने सेलेक्ट किया।
उनका चुनाव गलत नहीं था। 4 साल में काफी सारे अनसॉल्व केसेस को उनके मुकाम तक पहुंचाया हुआ है। काबिलियत और ईमानदारी की वजह से थोड़ा नाम भी बनाया। आज भी अपने पिता को गलत और अपने आप को सही साबित करने की जद्दोजहद जारी है। सर, अमित जी, पूरा केस सिर्फ बबलू के कन्फेशंस पर बेस्ड नहीं, और भी सॉलिड रीजंस हैं, पूरी क्रोनोलॉजी है। सर मैं बताइए। न्यूरमपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है। ज्यादा जानवर ना होने की वजह से इसे बेसिकली फ्लोरा एंड फौना के लिए बचाया जा रहा है, और अगर वो भी ना बचे तो बैरक लैंड को गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर सकती है, जिसे लोकल्स खरीद लेते हैं। फिर या तो एक छोटी सी अमाउंट फाइन या ढेर सारी रिश्वत देके नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट लिया जा सकता है। इस सर्टिफिकेट के बाद लैंड ओनर उस जमीन को इंडस्ट्री के लिए यूज कर सकता है। यह उज्जवल ठाकुर के काम करने का तरीका है। उज्जवल ठाकुर एग्रीकल्चरल लैंड को इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट करके वहां कारखाने लगवा देते हैं। राजेश कुमार ने सेंचुरी में बाल्ट पैचेस नोट किए थे। तस्करी चाहे जो भी कर रहा हो, मकसद सिर्फ तस्करी का नहीं था। उन्होंने इसकी जांच की और अपनी रिपोर्ट में लोकल माफिया का जिक्र किया। तो उज्जवल ठाकुर को कोई नोटिस भेजा गया था? जी नहीं, कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से कोई समन या नोटिस नहीं भेजा गया, मगर एक गाड़ी जरूर जब्त की गई थी, जीप। वो जीप उज्जवल ठाकुर के साले के नाम पर रजिस्टर्ड थी। एक एफआईआर भी लॉन्च किया गया था। 4 पार्टीज थे। एफआईआर की कॉपी लास्ट फाइल में। राजेश कुमार की मुलाकात भी हुई थी उज्जवल ठाकुर से, और उज्जवल ठाकुर ने उन्हें इस मामले से दूर रहने की सलाह दी। राजेश कुमार ने इस धमकी की इत्तला अपने सीनियर्स को भी दी। चिट्ठी भी साथ में अटैच है। ओके, मगर इस सबसे साबित क्या होता है? किसी भी केस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोटिव। अगर मर्डर हुआ है तो मोटिव क्या है? उज्जवल ठाकुर को कैसे फायदा होगा? एफआईआर तो लॉन्च हो चुकी। राजेश कुमार की न्यूरमपुर आने से पहले सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इसका मतलब यह है कि लोकल ऑफिसर्स उज्जवल ठाकुर के साथ मिले थे, डायरेक्टली और इंडिफरेंटली। एनीवेज, ये कॉन्फिडेंस था कि अगर राजेश कुमार हट जाए तो बाकी सब सॉर्ट हो जाए। मैंने वहां पे इन्वेस्टिगेशन की और चौकीदार के स्टेटमेंट के लीड से आगे चेक किया। बबलू पकड़ा गया और उसने अपना मुंह खोल दिया। शायद मार खाने की आदत नहीं है उसे, एटलीस्ट एटीएस से बुलाए गए हवलदारों से तो नहीं। अमित जी, आपकी क्या है? जीवट पांडे ने पब्लिकली राजेश कुमार जी को भला बुरा सुनाया था। हो सकता है कि उसी जीवत पांडे का कोई इशू नहीं था राजेश कुमार के साथ। राजेश कुमार के ड्राइवर ने कुछ कमेंट पास किया था जीवत की सिस्टर पे। बहन के नाम पे तो गोलियां चल जाती हैं भाई जी। ऑलमोस्ट चल गई थी। क्या मतलब? जीवत पांडे ने सरेआम मार्केट में राजेश कुमार के ड्राइवर की पिटाई की थी। राजेश कुमार बीच बचाव करने आए थे तो जीवत ने उन्हें भी 2-4 बातें सुना दी। मगर जीवत छोटा आदमी है, वो एक आईएफएस का मर्डर नहीं कर सकता। क्यों? इतनी उसकी औकात नहीं है। आप जजमेंटल हो रहे हैं।
इतना जजमेंटल तो होना पड़ता है, वरना कल आप कहेंगे कि हो सकता है बचपन में राजेश कुमार ने अपने क्लासमेट को थप्पड़ मारा था, शायद उसने ये मर्डर किया। उज्जवल ठाकुर के पास रीजन भी था और माध्यम भी, और उज्जवल ठाकुर के पास एलिबाई भी है। मर्डर उसने खुद नहीं किया, एलिबाई का ज्यादा मतलब नहीं। आप मेरी बात ही नहीं समझे। जीवट पांडे के पास कोई भी एलिबाई नहीं है। उसका कहना है कि वो उस दिन कहीं कुछ सेल करने के लिए गया था, मगर कोई प्रूफ नहीं है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो पूरे यकीन के साथ ये कह सके कि ये बंदा कत्ल के वक्त मेरे सामने बैठा था। और क्या बेचने गया था वो? हाँ, स्पाइसेस। वो होलसेल में स्पाइसेस खरीद के उन्हें छोटे छोटे पैकेट्स में बेचने का बिजनेस करता है। एलिबाई कहाँ है? दो शॉपकीपर्स ने कहा था कि उस उस वक्त कहाँ था? उस वक्त पे शायद रास्ते में सफर कर रहा हो या खून, क्या पता। आपको सही मायने में ये लगता है कि थोड़ा बहुत चोरी की लकड़ियां बेचने वाला, मसालों को पैकेट में भर के सप्लाई करने वाला और कभी कभी लेबर का काम करने वाला आदमी जिसने शायद हाई स्कूल भी पास नहीं किया, पिस्टल खरीदेगा और एक पॉइंट ब्लैंक पे एक फॉरेस्ट ऑफिसर का मर्डर क्यों नहीं कर सकता? एसी रूम में बैठ के जमीनी सच्चाई से भागना आसान है। ये मर्डर की दिल्ली के किसी पॉश एरिया में किसी सेठ का नहीं हुआ है, एक गांव में खून हुआ है। एंड इट वाज अ ब्लडी रशियन मेड पिस्टल। फेयर मार्केट में भी कम से कम 12 लाख की मिलेगी। चोरी के लिए पैसे नहीं लगते। मान लिया कि उसने किया, मान लिया, तो ये बबलू वो क्या जीवत पांडे का साला लगता है जो उसका ब्लेम अपने सर पे ले रहा है? We have his damn confession। और एक बार के लिए हम मान भी लेते हैं कि बबलू किसी प्रेशर में आके झूठ बोल रहा है, फिर भी हम जीवत को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। He doesn't need to prove anything, and we'll need a hell lot of strong work to put anything on him। बबलू के खिलाफ बहुत एविडेंस है, इंक्लूडिंग आई विटनेस, मगर मोटिव नहीं। कोई पर्सनल वेंजेंस नहीं था, उसे इंस्ट्रक्शंस मिले थे एंड ही जस्ट फॉलोड द ऑर्डर्स। और बबलू उज्जवल ठाकुर के लिए पिछले 20 साल से काम करता था। उसके कनेक्शन प्रूव करने के लिए काफी सारे सबूत हैं, पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। गोरखपुर मंडी में फल विक्रेता लालजी परिहार को पता नहीं था कि उनका मंझला बेटा कितना होनहार निकलेगा। आज उनका होलसेल का बिजनेस है जो अपने बाकी के 3 बेटों के साथ चलाते हैं। एक आईएएस के बाप की कौन नहीं मदद करेगा। अमित को लालजी ने घर से तब निकाला था जब वो 12वीं में था। अमित पढ़ना चाहता था और लालजी उसे दुकान पे लगवाना चाहते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अमित के मामा जी क्लर्क थे, शायद अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। उन्होंने जोर लगाया और अमित ने बीए किया। हजारों स्टूडेंट्स की तरह अमित ने भी लोक प्रशासन और इतिहास लेकर आईएएस दिया। होना क्या था, ऑल इंडिया रैंक 28 और बन गया आईएएस अफसर। अमित ने लगन गजब की थी। इलाहाबाद बेल्ट के होने की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री संजोगी जी का कुछ लगाव था। जल्दी होम मिनिस्ट्री में कार्यरत हुआ। काबिलियत और दृढ़ता के बल पे अमित ने काफी सारे पॉलिटिकल इश्यूज को ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली रिजॉल्व किया। समय के साथ प्रमोशन और ताकत बढ़ी, मगर हर सफलता की नींव में श्राप होते हैं। एक ऐसा ही श्राप अमित को भी लगा और एक स्कैम में नाम आ गया। उसकी सफाई में अमित को अपने पद से हाथ धोना पड़ा और उसे होम मिनिस्ट्री से एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में डिप्यूट किया गया। नीरमपुर केस की वजह से अचानक एक मौका सामने आ गया था जिससे वो अपनी पुरानी साख वापस हासिल कर सकता। पार्टी हाईकमान ने जिम्मेवारी भली नवी नमस्ती को दी, उससे ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। अमित का चुनाव
उसे फास्ट रिकॉर्ड और मिनिस्ट्री के अनुभव की बदौलत हुआ। ये अपनी साख वापस पाने का अमित के लिए आखिरी मौका था। अमित जी, क्या आप अभय जी को यह समझा सकते हैं कि आज के राजनीतिक परिस्थितियों में हम उज्जवल ठाकुर को जेल क्यों नहीं भेज सकते? जी सर, एक बार भी हम ये मान भी सकते हैं कि ये सब कुछ उज्जवल ठाकुर के ही इशारों पे हुआ है। मानना क्या है, हम भली बात ही जानते हैं कि सबके पीछे वही है। आगे बताइए। ये गवर्नमेंट करीब 1 साल के बाद इलेक्शंस फेस करेगी। अभी आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, वैश्विक मंदी, ग्लोबल इन्फ्लेशन हाई है और पब्लिक का टेम्पर भी। अगर अभी इलेक्शंस हो गए तो महादेव भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। यूरोप मार्केट ऊपर आ रहा है। इन अनदर 2-3 months थिंग्स विल बी बेटर। और 6 महीने लगेंगे इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए। एंड वी नीड दिस 1 year। अगर उज्जवल ठाकुर जेल जाता है तो उसकी पार्टी अपना सपोर्ट वापस ले लेगी, गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ जाएगी और हमें इलेक्शंस फेस करने पड़ेंगे। इसलिए एक बेगुनाह को फंसा दो। आप इलेक्शंस 1 साल बाद लड़ना चाहते हैं, इसलिए एक बेगुनाह फांसी पे चढ़ जाए। लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर। अगर अभी इलेक्शंस हो जाते हैं तो इकोनॉमिक रिफॉर्म डिले हो जाएंगे क्योंकि नई सरकार आएगी, अपोजिशन वाले गवर्नमेंट बनाएंगे और सिरे से सारा काम शुरू हो जाएगा। जो रिकवरी होनी है वो भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी। सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी तकरीबन 60 करोड़ लोगों को फर्क पड़ेगा। और ऊपर से 14% इन्फ्लेशन के वक्त पे इलेक्शंस का बोझ पब्लिक पे डालना। तुम एक जान देख रहे हो, मैं 120 करोड़ लोगों का फ्यूचर देख रहा हूं। और वैसे भी कौन सा कली फांसी लग जाएगी? इस देश में अदालत ने कभी जल्दी फैसले सुनाए हैं? अगर अपनी रफ्तार से चलता रहा तो कुछ नहीं होना जाना। बबलू ने गोली चलाई थी, लिख दो उसका नाम चार्जशीट। जस्ट किक उज्जवल ठाकुर आउट। देखा जाए तो वो भी बेगुनाह ही है। He was just following the orders. Everybody has to own up his action. ये दौर बुरा है, कुछ फैसले लेने पड़ते हैं ऐसे वक्त में। अगर ये गवर्नमेंट गिरी तो आम आदमी मारा जाएगा। इस इकोनॉमिक डिप्रेशन के माहौल में एक गलत फैसला देश को 20 साल पीछे भेज सकता है। अब ये उज्जवल ठाकुर एक नेसेसरी इविल है, एक बीमारी जिसे हमें तब तक झेलना है जब तक हम उसे काट के फेंक न सकें। वो वक्त अभी नहीं आया। वो वक्त कभी आएगा। मतलब आज उज्जवल ठाकुर तो कल कोई और होगा। ने आगे की मत सोचो यार। अभी जिस इशू में हो उससे निकलो, कल की कल देखेंगे। आज लिया फैसला ही कल की नींव रखेगा। देखो भाई, सिंपल सी बात है, ये इस समय की डिमांड है कि उज्जवल ठाकुर को प्रोटेक्ट किया जाए। मैं मानता हूं कि ये गलत है, लेकिन कभी कभी ऐसे फैसले लेने ही पड़ते हैं। इट्स जस्ट एन एडजस्टमेंट। आप जहर को भी चीनी में लपेट के बेच सकते हो। कोशिश करूं तो शायद हाँ, और शायद अभी इसी की जरूरत है, मगर मैं इसकी पैरवी नहीं कर सकता।
सर, लाश पे अगर इमारत खड़ी की जाए तो कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं। Sir, I know, end of the day, I'll have to do what you say. If you still insist, मैं चार्जशीट अपडेट कर दूंगा। बबलू is already in our custody. उज्जवल ठाकुर will be off the records. But I won't be happy with that. Somewhere I'll feel that I'm cheating my country. I don't know about everyone else, but मैंने इसलिए यूनिफॉर्म नहीं पहना। My father was never proud of me because I never cleared any defense entrance. But at least he was never ashamed of me. मैं उनसे आंखें नहीं मिला पाऊंगा। I shouldn't leave. अभय, just a second. Sit down. कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते। बुरा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। करीब 3 साल पहले मेरे फादर राजेंद्र अवस्थी की कार एक्सीडेंट में डेथ हुई। अभी तक पता नहीं चला है कि वो एक्सीडेंट था या कोई षड्यंत्र। पापा के जाने के बाद मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए कहा। मैं इंटरेस्टेड नहीं था। एनजीओ का काम ही इतना था कि और कुछ सोच भी नहीं सकता था। मगर माँ ने फोर्स किया, पापा के करीबियों ने कहा तो इलेक्शंस में खड़ा हो गया। बिना किसी कैनवासिंग के अच्छे खासे मार्जिन से जीता और एमपी बन गया। पापा का एक्सीडेंट शायद एक इनसाइडर जॉब था। किसी विश्वास ने उन्हें धोखा दिया था और शायद मैं आज उसी विश्वास के साथ काम कर रहा हूं। अगर ये सोचकर मैंने अपना काम छोड़ दिया तो पापा के काम को आगे कौन बढ़ाएगा? अगर आपके पिताजी यहाँ होते तो क्या करते? पता नहीं, इतना उनको कभी जान नहीं पाए। शायद वो भी यही करते, कह नहीं सकते। जब ये केस हैंडओवर करने को कहा गया था तब क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि मिड टर्म इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, चाहे जो कीमत। हाँ, चाहे जो कीमत हो। तुम्हें पता है अभय, हम लोग थोड़े करप्ट जरूर हो सकते हैं लेकिन देश के बारे में सोचते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत अपना फायदा देखते हैं लेकिन हमें भी सुकून की नींद चाहिए। तुम्हारे लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है मगर ये समझ लो कि ये इंपॉर्टेंट है। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है। पापा एक बहुत काबिल लीडर थे, अ ट्रू पॉलिटिशियन, लेकिन मुझे अभी अपनी काबिलियत प्रूव करना बाकी है। अगर तुम उज्जवल ठाकुर को इस फाइल के दायरे से बाहर रखते हो तो इसे मेरी काबिलियत माना जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा और पॉलिटिकली प्रोग्रेस करूंगा। हायरार्की में जो सबसे ऊपर होता है सही मायने में देश के लिए वही काम कर सकता है। बाकी सारे तो
सिर्फ वोट देने के लिए होते हैं, प्यार दे। ये आपका स्वार्थ है? हाँ, ये मेरा स्वार्थ। ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं? सिर्फ अपने लिए। हाँ, इसमें लोगों का फायदा जरूर है, लेकिन कर मैं अपने लिए रहा हूं। सर, मैं समझता हूं। थैंक्स। एंड आई अप्रिशिएट दैट यू स्पोक सो फ्रैंकली। तो क्या डिसाइड किया? डिसाइड तो आपने किया है, मैं तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर सकता हूं। So, I guess it's all over then. ओके, हम चलते हैं। जी, आफ्टरनून तक चार्जशीट फाइल हो जाएगी। हम चलते हैं। Sure. Many thanks. I won't be happy with that. इसलिए एक बेगुनाह फांसी पे चढ़ जाए? मैं उनसे आंखें नहीं मिला पाऊंगा। देखा जाए तो वो भी बेगुनाह ही है। आज उज्जवल ठाकुर तो कल कोई और होगा। लाश पे अगर इमारत खड़ी की जाए तो कुछ हासिल नहीं होगा। आज लिया फैसला ही कल की नींव रखेगा। अबे, सही चीज करना चाहते हो, जब जो करना है करो बिना किसी गिल्ट। मैं जहां तक बन सकेगा सपोर्ट करूंगा। आफ्टर दैट यू विल बी ऑन योर ओन। गुड डे। गुड डे सर। आइए भाई जी, I'll give you a lift। क्या हुआ भाई जी? अमित जी, आई थिंक आई टेक अ वॉक। The difficult way, द बेटर वे। असल जिंदगी में फैसले इससे ज्यादा पेचीदे होते हैं और उनके उपाय इससे ज्यादा सरल। कोई भी सिर्फ अपना फायदा नहीं देखता। अगर ऐसा होता तो ये देश इतना आगे नहीं होता। और सोच के पीछे एक विचारधारा होती जो उसकी दिशा तय करती। ये सोच समय आने पे फैसले लेना आसान बनाती। क्या हुआ उज्जवल ठाकुर का, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसके जेल जाने या ना जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण ये है कि तंत्र इतनी समझ रखी कि सब कुछ जनहित में होना चाहिए। जनहित में राजनीति का रंग श्वेत ही रहना चाहिए।